मीनू जी, मैं एक छोटी सी चीज आपसे, जब 2 दिन पहले खड़गे साहब और राहुल गांधी जी कश्मीर गए थे, तो वहां खड़गे साहब ने एक बात बार बार कही, उन्होंने इस पे जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन इस देश के लोकतंत्र की परीक्षा है। और उनका ये कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर का इलेक्शन ठीक से होता है और यहाँ आम आदमी की बात मानी जाती है, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़ा, और ये आर डेमोक्रेसी इज ऑन टेस्ट, कुछ इस तरह की बात हो कहे थे। तो पहली चीज, क्या आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑन टेस्ट इन जम्मू कश्मीर? और दूसरा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पावर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि अगर सरकार आ भी जाती है तो कुछ रहेगा सरकार के पास चलाने के लिए, दिल्ली वाली हालत हो जाएगी। मीनू जी, देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस सरकार करवा रही है। बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का अवसर मिलेगा, ताकि उनकी बात अपने सरकार तक पहुंचे। उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होगी, एक सेटिस्फेक्शन होगा उनको, और एक संतोष का अनुभव होगा। लेकिन इसमें जो एक बात हम शायद उत्साहित ज्यादा है, भूल जा रहे हैं कि ईवीएम का जो झगड़ा हुआ था अभी, जो 78 सीटों के बारे में तो अभी भी कहा जा रहा है कि उसमें हेराफेरी हुई थी। तो मैं बार बार कहना चाहूंगी और इस बात को उठाया जाए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। ईवीएम से होगा तो जो आप सभी जानते हैं कि क्या होगा। अब उस चीज को बहुत ही जरूरी तरीके तौर पे जम्मू कश्मीर के जो नेता है वो इस चीज को उठाए कि बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ का स्टेट है, बहुत छोटा स्टेट है, बहुत ही छोटा स्टेट है। वहां आराम से आप ईवीएम के जरिए चुनाव ना कराएं, बैलेट पेपर के जरिए कराएं, और कराएंगे तो वास्तव में असली लोकतंत्र की परीक्षा वहां हो जाएगी। और जो दूसरी बात आपने राज्यपाल के बारे में कही, तो देखिए अमित शाह जो है इतने बौखला क्यों रहे हैं, इतने घबरा क्यों रहे हैं? उन्होंने तो राज्यपाल की शक्तियां पहले ही बढ़ा दी है। विधानसभा के चुनाव घोषित करने से पहले आपने राज्यपाल को ताकतवर बना दिया है। आपने बिल्कुल वैसी स्थिति कर दी है वहां पे जो दिल्ली में है। तो अब आप देख लीजिए कि दिल्ली में जो सरकार के लिए जो कठिनाइयां आ रही हैं, कमोबेश उतनी ही कठिनाइयां जो भी नई सरकार आएगी उसमें, चाहे आप जैसा कि आकलन बता रहे हैं कि एनसी कांग्रेस की सरकार आए या अदरवाइज कोई भी कॉलिशन बनेगा, उसके लिए दिक्कतें उसी तरह बरकरार रहेंगी। लेकिन भाजपा की सरकार तो वहां आने नहीं जा रही है, जैसा कि अभी कश्मीर के ही जो अपने यहाँ सहयोगी बैठे हैं वो जो बता रहे हैं कि वहां से नहीं आने वाली है, भाजपा की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल है वो वही रोल अदा करेगा जो कि दिल्ली का राज्यपाल अदा करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने नई जो व्यवस्था राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाकर की है, ये मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन कम बैक टू स्क्वायर वन, जो क्योंकि इनका इंटरफेरेंस लगातार वहां रहने वाला है और जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से शासन करेंगे। नाम के लिए जरूर हो जाएगा कि हाँ भाई हमने चुनाव करवा दिए और हमने वो विपक्ष की सरकार बना दी। दूसरी बात यह है कि ये इतने ज्यादा रेटल्ड इसलिए है एनसी और कांग्रेस के गठबंधन से कि देखिए राहुल गांधी ने जाके वहां जिस सहजता के साथ थोड़े से ही समय में कुछ ही घंटों के अंदर एक पब्लिक के साथ जो कनेक्ट बनाया है, और वहां जो उसके कार्यकर्ता जो थे उनमें जो ऊर्जा दिखाई दी, जो एनसी के नेताओं के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ उनका जो मेल मिल आप दिखाई दिया, उससे भी जो ऊर्जा प्रवाहित हुई, वो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच में लेके गई है। जनता बहुत उत्साहित है। तो ये चीज इनको वास्तव में डराती है, क्योंकि इनको ये लगता है कि 370 तो हमने हटाई और उड़ा के ले, वो कहते हैं भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकमल। तो उनको लग रहा है कि 370 तो हमने हटाई और सत्ता में आ जाएंगे एनसी और कांग्रेस। तो वो उनकी बेचैनी है। तो इसमें आगे आगे जो अमित शाह की तरफ से और भाजपा के नेताओं की तरफ से हमें और भी इस तरीके की बयानबाजी की उम्मीद करनी चाहिए। गुजारिश ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता किसी तरीके से अपने रास्ते से हटे नहीं, विचलित ना हो उनके बयानों से। जो उन्होंने सोच रखा है या जो करना चाहते हैं, अपने नुमाइंदे जिस हिसाब से चुनना चाहते हैं वो उसी हिसाब से चुने। और लास्ट मैं बात कहना चाहती हूँ, जो जम्मू कश्मीर में जो स्थिति हुई है पिछले 6 साल में, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज के साथ साथ एक ऐसी नेशनल लेवल पार्टी का वहां सत्ता में होना जरूरी है उनके साथ। रीजनल पार्टी कोई भी वहां सत्ता में आए, लेकिन एक ऐसी नेशनल पार्टी का होना बहुत जरूरी है जो कश्मीर की आवाज को
नेशनल लेवल पे पुरजोर तरीके से उठाए। कि आपने देख लिया है एब्रोगेशन के टाइम उन्होंने क्या हाल करा स्थानीय नेताओं का, उनको बिल्कुल अंदर नजर बंद कर दिया। तो एक नेशनल पार्टी अगर ये जो बताया जा रहा है, जिस तरह की कैलकुलेशन दे रहे हैं, और इस तरह की सरकार एक वहां वजूद में आती है, तो राज्यपाल की शक्तियों के बावजूद, राज्यपाल की बढ़ी हुई शक्तियों के बावजूद भी कश्मीर का जो है वो आवाज नेशनल लेवल पे संसद में अवश्य सुनी जाएगी। मीनू जी, मैं एक जल्दी से एक प्रश्न पूछ लूं, समय खत्म हो रहा है, बहुत संक्षेप में। ये महबूबा मुफ्ती जी को देख के मुझे हरदम ये होता है कि वो इंडिया गठबंधन की हर मीटिंग में जाती थी, हर जगह खड़ी होती थी, लेकिन समहाउ जो लोकल पॉलिटिक्स के चलते वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो आपसी एक ये था कि हम कि आप, उसमें कहीं वो पीछे छूट गई हैं। तो अभी भी वो रेलेवेंट आपको लगता है कि रहेंगी इसके बाद भी? क्योंकि अगर वो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनकी पार्टी थी, उसमें लोकसभा चुनाव के नतीजे का असर भी है। हाँ, तो अब महबूबा मुफ्ती का रोल आप कहाँ देखते हैं? बहुत संक्षेप में मीनू जी, बहुत संक्षेप। देखिए, रेलेवेंट तो वो बिल्कुल रहेंगी, लेकिन जैसा कि अभी जलील साहब कह रहे थे कि आम आवाम ये सोचती है कि भाई ये लोग अगर सरकार ना बनाए होते भाजपा के साथ तो शायद 370 हटाने की नौबत ना आती। मतलब उनका मन बना, उन्होंने अंदर की बातें सारी सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने अच्छे से असेसमेंट कर लिया और उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार कर ली, उनका ये कहना था। तो महबूबा मुफ्ती मेरे ख्याल से अभी तो अकेले ही लड़ेंगी, उनको लड़ना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस और एनसी उनको साथ ले नहीं रहे हैं। बट पोस्ट पोल कुछ उनका अरेंजमेंट हो सकता है अगर वो 3-4 सीटें ले आती हैं, जिसकी कि मुझे तो उम्मीद कम लगती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को इस तरीके से अलग नहीं किया जाएगा तो अगेन वही वाली बात आ जाती है कि याद रखिए कांग्रेस वो परंपरा वाली सरकार है जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनाया था अपने मंत्रिमंडल। तो वो उस चीज, क्योंकि कश्मीर को सर्वसमावेशी एक साथ बाहों में भर के एक साथ उठा लेके हाथ पकड़ के सबका चलने की जरूरत है, तो उसमें सबको हिस्सेदारी, जिसमें कि महबूबा मुफ्ती, क्योंकि देखिए 370 के एब्रोगेशन के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी काफी कुछ झेला है, जो भी कुछ उनकी नजरबंदी रही और जो अन्य नेताओं ने झेला वो उन्होंने भी झेला। तो वो मुझे तो लगता है कि अभी नहीं उनका रोल रहेगा, अकेले लड़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में शायद जलील साहब मेरी बात से सहमत होंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि लद्दाख के बारे में, देखिए लद्दाख के जो सोनम वांगचुक है वो ये वही सोनम वांगचुक है जो कि 370 का हटाए जाने का वो कर रहे थे समर्थन। लेकिन आज स्थिति ऐसी आई कि उनको भी एहसास हुआ कि हम गलत थे, हमारा स्टैंड गलत था, लेकिन आज वो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि भी हमें 6 शेड्यूल दो। तो अगर लद्दाख 6 शेड्यूल की बात के ऊपर अड़ा हुआ है तो डेफिनेटली सरकार बनने के बाद कश्मीर में स्टेटहुड की बात जोर शोर से उठेगी और सरकार को मानना ही पड़ेगा। जैसा कि यूसुफ साहब कह रहे थे कि अगर सरकार तो चाहती है कि भाई यहाँ शांति रहे और कश्मीर देश का अभिन्न अंग बना रहे और पहले की तरह से जो पहला जमाना था वो वापस बहाल हो, तो डेफिनेटली सरकार को, केंद्र सरकार को थोड़ा अपने रवैये में जो कड़की है उसको खत्म करना पड़ेगा। वो लोकल अपने जो नॉर्थ इंडिया का वोट बैंक है उसके लिए ना प्ले करे कि भाई मुसलमानों को सिखा दिया हमने, एक मुसलमान स्टेट सिखा दिया, उससे हटे सरकार। जी।